जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कार्नोट साइकिल। हमने डिस्कस किया कि एफिशिएंसी क्या होती है किसी भी मशीन की। एफिशिएंसी के बाद हम कार्नोट साइकिल डिस्कस कर रहे थे। कार्नोट साइकिल में हमने डिस्कस किया कि हम जो प्रोसेस है या सिस्टम है वो कार्नोट ने क्या कंसिडर किया था। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एक सिलेंडर में लिया था जिसकी वॉल इंसुलेटेड हो। उसके बाद उस पर 4 साइक्लिक प्रोसेस था तो 4 ऑपरेशंस लगाई। वो ऑपरेशंस कौन कौन सी थी हमने डिस्कस की थी। चारों में से सबसे पहली ऑपरेशन थी आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अलग अलग कंडीशन में हमने चेंजेस किए थे। आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड एडियाबेटिक एक्सपेंशन। थर्ड थी आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड फोर्थ थी एडियाबेटिक कंप्रेशन। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट था और हीट क्या हो रही थी, सिस्टम है वो हीट अब्जॉर्ब कर रहा था और वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा था। तो हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन और हीट दोनों निकालिए कितनी अब्जॉर्ब हो रही थी। और इसी तरह हमने एडियाबेटिक एक्सपेंशन में भी क्या किया था, यानी कि इंसुलेटेड होगा, हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, वर्क डन है वो बाय द सिस्टम होगा और वो वर्क डन है उसकी हमने जो वैल्यू है मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है वो निकाला था। और हम डायग्रामेटिकली भी इसको शो कर रहे थे, पीवी डायग्राम या फिर इंडिकेटर डायग्राम जिसको बोलते हैं। अलोंग ए बी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, बी सी एडियाबेटिक एक्सपेंशन। सिमिलरली हमने किया था आइसोथर्मल कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या हो रहा था, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा था। आइसोथर्मल में हीट है वो रिलीज हो रही थी, जबकि एडियाबेटिक कंप्रेशन में हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, जस्ट वर्क डन हो रहा था ऑन द सिस्टम। तो हमने चारों केसेस में वर्क डन वो निकाल लिया और कहाँ हीट अब्जॉर्ब हो रही है कहाँ रिलीज हो रही है वो निकाला था। और साथ में ही प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में चारों एडियाबेटिक आइसोथर्मल के एक्सपेंशन एज वेल एज कंप्रेशन शो किया था डायग्रामेटिकली। और टोटल वर्क डन है वो क्या होगा, इन चारों ऑपरेशन में जो वर्क डन होगा वो टोटल वर्क डन होगा। जैसे 2 में वर्क डन है वो एक्सपेंशन का केस है वो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक दोनों में वर्क डन है वो बाय द सिस्टम हो रहा था, माइनस साइन जस्ट कन्वेंशन के लिए। और कंप्रेशन में ऑन द सिस्टम हो रहा था तो आइसोथर्मल का W3 और एडियाबेटिक का W4। हमने रिलेशन में पुट कर दी, जो हमने स्टार्टिंग में जो जो वैल्यूज़ इनकी निकाली थी एक्सप्रेशन सब पुट कर दिया। तो हमने ये देखा जो एडियाबेटिक की वजह से आया था वो कैंसिल आउट हो गया। वर्क डन है टोटल वर्क डन वो जस्ट क्या है, 2 ऑपरेशंस की वजह से। वो 2 कौन सी है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन, यानी कि दोनों ही वर्क डन है वो आइसोथर्मल वाले ही हैं, एक एक्सपेंशन वाला और दूसरा कंप्रेशन वाला। नेक्स्ट अब इस केस में अब टोटल वर्क डन हमने निकाल लिया है। हमारा मेन एम क्या है, कार्नोट साइकिल और इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करना। और एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया है। एफिशिएंसी किसी भी मशीन की क्या होती है कि जितनी हीट वो ऑब्जॉर्व करता है उसका कितना फ्रैक्शन है वो वर्क डन में कन्वर्ट हुआ, यानी कि टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट अब्जॉर्ब। अब हमने टोटल वर्क डन तो ये निकाल लिया है, इसका वर्क डन टोटल है वो इतना है और साथ में जो हीट अब्जॉर्ब है वो कितनी है उसको निकालने के लिए पहले हमें वर्क डन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वो किस तरह से करेंगे, जैसे कि प्रीवियस सेमेस्टर में आपने डिस्कस किया है कि जैसे रिलेशन होती है एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो या फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन हो। एडियाबेटिक अगर कंडीशन है आइडियल गैस में वो चेंजेस हो रहा है वॉल्यूम में, तो जैसे आप बॉयल्स लोग पढ़ते हो P1V1 इज इक्वल टू P2V2, यानी कि PV है वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाय वॉल्यूम। तो सिमिलरली हमने एडियाबेटिक एंड कंडीशन में जो निकाली थी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर आपको ध्यान है तो वो ये वॉल्यूम है प्रेशर वॉल्यूम, PV लैम्डा कांस्टेंट सॉरी गामा, TV है दैट विल बी गामा -1 कांस्टेंट, TP1 माइनस गामा बाय गामा कांस्टेंट। इस केस में हमें रिलेशन है वो क्या चाहिए, सिर्फ टेम्परेचर और वॉल्यूम की रिलेशन चाहिए। तो इस केस में हम एडियाबेटिक कंडीशन की अगर बात करें, यहाँ पे एडियाबेटिक कंडीशन में आप ये देख रहे हो, अगर मैं ग्राफिकली आपको बताना चाहूँ तो देखिए एडियाबेटिक का एक तो कर्व है आपका D और A, दूसरा कर्व है एडियाबेटिक का आपका BC।
अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं डी ए का एडियाबेटिक की बात करूँ तो इनिशियल कंडीशन अगर मेरी वी वॉल्यूम है वो V4 है, टेम्परेचर T1 है। फाइनल कंडीशन मेरी वॉल्यूम क्या है, V1 है, और टेम्परेचर यहाँ पे क्या था, इस केस में T2 था। तो यहाँ मैं ये रिलेशन लगाना चाहूँ तो मैं क्या लगा सकती हूँ कि T1 V4 की पावर गामा -1 है, वो किसके इक्वल होगा, T2 V1 की पावर गामा -1। तो हेयर वी कैन राइट दैट इन सिमिलर वे T1 V4 की पावर गामा -1 वो किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट। सिमिलरली फाइनल कंडीशन जैसे PV कांस्टेंट के लिए हम लगाते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यानी कि किसी भी कंडीशन में P3 V3 ये सब कांस्टेंट है तो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। तो इसी तरह सेकंड कंडीशन है वो टेम्परेचर क्या है यहाँ पे T2 और वॉल्यूम क्या है ए पॉइंट पे V1 हेयर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा गामा -1। इस रिलेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ कि V4 बाय V1 है, इसकी पावर गामा -1 वो किसके इक्वल होगा, T2 बाय T1 के। क्लियर है। तो एक रिलेशन जो फाइनल रिजल्ट मेरा आया था वर्क डन का वो मैंने एक बार यहाँ लिख लिया, जो इक्वेशन नंबर 8 थी इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 9 हेयर। सिमिलरली मैं दूसरे एडियाबेटिक कर्व पे यही सेम रिलेशन लगा सकती हूँ, दूसरे एडियाबेटिक कर्व पे, जैसे कि यहाँ देखिए BC पे एक आप इनिशियल ले लो, एक फाइनल लो। अगर ये इनिशियल लोगे तो V2 है वो किस टेम्परेचर पे है, T2 पे, और V3 है वो किस टेम्परेचर पे है, V3 है वो T1 पे है। तो सेम कंडीशन अगर आप यहाँ लगाना चाहो, हेयर V2 एंड V3, V है वो T2 टेम्परेचर पे है, V2 हेयर V2 की पावर गामा -1 and will be equal to T1 here and V3 गामा -1। यहाँ से हम क्या इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास कि V3 बाय V2 गामा -1 है। अगर हम इसको इधर ले आएँ तो ये क्या आ जाएगा, T2 बाय T1। सिंप्लीफाई किया जस्ट रिलेशन को, इस इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन 10। अब आप 9 और 10 को कंपेयर करो, 9 और 10 को कंपेयर करोगे तो हमारे पास नई रिलेशन है, वो क्या आएगी, नई रिलेशन आएगी T2 बाई T1 लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड तो दोनों में इक्वल है, राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या होगी, इक्वल। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, दैट V4 बाय V1 गामा -1 will be equal to V3 by V2 गामा -1। जस्ट पावर सेम है तो दोनों आपस में पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो V4 बाय V1 है दैट विल बी इक्वल टू V3 बाय V2। फ्रॉम हेयर मैं दूसरी रिलेशन भी निकाल सकती हूँ कि V3 को यहाँ ले आऊँ, V1 यहाँ ले जाऊँ, जस्ट क्रॉस रिप्लेस कर सकती हूँ। तो इसको क्या लिख सकती हूँ, V4 बाय V3 विल बी इक्वल टू V1 बाय V2। तो जो रिलेशन आई है यहाँ पे, ये रिलेशन, इसको आप नेम दे दो इक्वेशन 11। अब इक्वेशन 11 में V4 बाई V3 किसके इक्वल आ गया, V1 बाई V2। ये इक्वेशन आप पुट कर दो, कहाँ पे पुट करोगे इस इक्वेशन को, हेयर दिस इक्वेशन कैन बी पुट इन, जो हमारा टोटल वर्क डन का रिजल्ट आया है, टोटल वर्क डन का रिजल्ट आया है यहाँ V4 बाई V3 की जगह आप क्या लिख दो, V1 बाई V2। तो जो टोटल वर्क डन है अब क्या हो जाएगा, W विल बी इक्वल टू R T2 नेचुरल लॉगरिथम V2 बाई V1 हेयर एंड प्लस में R T1 नेचुरल लॉगरिथम V4 बाई V3 था तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 बाई V2। अब यहाँ V2 बाई V1 है, यहाँ V1 बाई V2 है, तो हम V2 बाई V1 लगाएंगे, इसको रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे जस्ट साइन क्या आ गया, माइनस, क्योंकि लोग आगे नेचुरल लोग है। तो इस रिलेशन को मैं लिख सकती हूँ R T2 नेचुरल लॉगरिथम V2 बाय V1 माइनस R T1 नेचुरल लॉगरिथम V2 बाय
V1। यहाँ से आप कॉमन निकाल लो, क्या निकलेगा कॉमन? नेचुरल लॉगरिथम V2/V1 और R, यानी कि R नेचुरल लॉगरिथम V2/V1 है वो कॉमन निकल गया। एंड अंदर क्या रह गया? T2 माइनस T1। इस इक्वेशन को आप नेमिंग दे दो इक्वेशन 12। ये अब हमारा टोटल वर्क डन है वो आ गया है W, जो बाय कार्नोट साइकिल से हो रहा है। अब हमें देखना है एफिशिएंसी। वर्क डन आ गया हमारे पास टोटल। एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि एफिशिएंसी होता है वर्क डन बाय द सिस्टम डिवाइडेड बाय हीट अब्जॉर्ब, जो हीट अब्जॉर्ब हो रही है। तो एफिशिएंसी वर्क डन टोटल हमने अब कितना निकाला है? वर्क डन हमारे पास आया है R नेचुरल लॉगरिथम V2/V1 इंटू T2 माइनस T1। क्लियर है? और डिवाइडेड बाय हीट अब्जॉर्ब, अब्जॉर्ब हीट। अब हमें पता है 4 ऑपरेशन हमने किए हैं, चारों ऑपरेशन में जो एडियाबेटिक ऑपरेशन है, चाहे वो कंप्रेशन हो एक्सपेंशन हो, वहाँ तो हीट का हो ही नहीं रहा कुछ ट्रांसफॉर्म, तो वहाँ तो हीट अब्जॉर्ब होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जो आइसोथर्मल के थे एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, वहाँ पे हीट का ट्रांसफॉर्म हो रहा था। कंप्रेशन में जो वर्क है वो बाय द कंप्रेशन में वर्क है वो ऑन द सिस्टम हो रहा था, तो वहाँ हीट रिलीज हो रही थी। जबकि एक्सपेंशन जो था वहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा था, तो वहाँ हीट अब्जॉर्ब हो रही थी। तो जो हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन थी आइसोथर्मल एक्सप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सप्रेशन में जो हीट चेंज हो रही थी, वो हीट रिलीज थी, वो एक्सप्रेशन हम यहाँ पुट करेंगे। कौन सी थी? दैट इज़ Q2। और Q2 किसके इक्वल था? RT2 नेचुरल लॉगरिथम V2/V1। तो ये इक्वेशन हम यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी क्या है? Q2 है जो हीट अब्जॉर्ब है एक्चुअल में। तो यहाँ पे क्या है? R हेयर T2 नेचुरल लॉगरिथम V2/V1। तो R से R कैंसिल हो जाएगा, नेचुरल लॉगरिथम V2/V1 ये भी कैंसिल हो जाएगा। एफिशिएंसी है वो क्या आई है? अगर मैं अलग से लिखना चाहूँ, एफिशिएंसी आई है T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कार्नोट साइकिल का। ये है कार्नोट साइकिल जो हमने कंसिडर किया था, जिसे हम कार्नोट साइकिल भी बोल सकते हैं या कार्नोट हीट इंजन भी बोल सकते हैं या फिर रिवर्सिबल हीट इंजन भी बोल सकते हैं। तो रिवर्सिबल हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो क्या है? T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2 है। T2 और T1 क्या है? टेम्परेचर है जो हमने 2 हीट रिजर्वायर कंसिडर किए थे। T2 हाईएस्ट टेम्परेचर जिसे हम सोर्स बोल रहे थे, और T1 है वो जो हीट रिजर्वायर जिसका लो टेम्परेचर जिसे हम सिंक बोल रहे हैं, यानी कि सोर्स और सिंक के टेम्परेचर। तो यहाँ से एक कुछ इस कार्नोट साइकिल से जो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमें हुई है वो क्या है? सबसे फर्स्ट जो है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ये है कि हीट इंजन, कौन सा हीट इंजन? कोई भी रिवर्सिबल हीट इंजन है उसकी जो एफिशिएंसी है वो हमेशा उन 2 हीट रिजर्वायर के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी जिन के बीच में वो वर्क कर रहा है। जैसे जिन सोर्स और सिंक के बीच में जो हीट इंजन वर्क कर रहा है, सिर्फ उन सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। जो हम हीट इंजन ले रहे हैं उसमें वर्किंग सब्सटेंस या मटेरियल कैसा भी हो, उस पे उस हीट इंजन की एफिशिएंसी है वो डिपेंड नहीं करेगी। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल हीट इंजन डिपेंड्स ओनली अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द सिंक एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। क्लियर है? सेकंड इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो वर्क डन है इसमें रिवर्सिबल हीट इंजन में, वो वर्क डन है वो सिर्फ और सिर्फ आइसोथर्मल ऑपरेशन की वजह से है। यानी कि टोटल वर्क डन है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन की वजह से है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन एंड एडियाबेटिक कंप्रेशन की वजह से जो वर्क डन है वो कैंसिल आउट हो गया था, इसलिए वो टोटल वर्क डन में इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो टोटल वर्क डन है वो जस्ट आइसोथर्मल ऑपरेशंस की वजह से है। और मेनली हम ये जहाँ पे हमने थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट पार्ट किया था प्रीवियस सेमेस्टर में, वहाँ पे पढ़ा था कि जो आइडियल गैस होती है उसके अंदर जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन का वर्क डन होता है वो मैक्सिमम होता है, और जो
आइसोथर्मल में ही कंप्रेशन का वर्क डन जो होता है वो मिनिमम होता है। अब जो टोटल वर्क डन हमने यहाँ पे देखा इक्वेशन नंबर 8 में, तो टोटल वर्क डन जस्ट क्या था, ये आइसोथर्मल उसका एक्सपेंशन का था और ये आइसोथर्मल कंप्रेशन का। तो जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन मैक्सिमम वर्क डन है, जितने भी वर्क डन होते हैं ये आइडियल गैसेस या रियल गैसेस में एक्सपेंशन हो या फिर कंप्रेशन हो, जब ये मैक्सिमम वर्क डन है वो टोटल वर्क डन में इंक्लूड हो रहा है, इसका मतलब ये हीट इंजन है वो टोटल वर्क डन है वो कितना है, ये पॉसिबल मैक्सिमम वर्क डन है जो वो हीट इंजन कर रहा है। तो हम कह सकते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ये कि टोटल वर्क डन है वो बाय द सिस्टम है या फिर किसी भी रिवर्सिबल हीट इंजन या कार्नोट इंजन का जो है वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड कंडीशन के अंदर वो मैक्सिमम वर्क डन है। मैक्सिमम वर्क डन है इसका मतलब ये उस हीट इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी है कि जितनी वो हीट अब्जॉर्ब की उसने, उसमें से वर्क को वो मैक्सिमली वर्क में कन्वर्ट कर गया है। क्लियर है ये चीज़। तो यही दोनों ऑब्जर्वेशन है, इन दोनों ऑब्जर्वेशन को ही हम कार्नोट्स थ्योरम बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, कार्नोट थ्योरम। तो कार्नोट थ्योरम क्या होती है, जो रिजल्ट्स हमें कार्नोट साइकिल से या कार्नोट साइकिल्स को हम कंसिडर या कार्नोट हीट इंजन से जो दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमें ऑब्जर्व हुए हैं उन्हें को ही हम कार्नोट थ्योरम बोलते हैं। तो जो वो रिज़ल्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, तो कौन कौन से रिज़ल्ट है या कार्नोट थ्योरम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। कार्नोट थ्योरम में बी स्टेटेड एज दैट द एफिशिएंसी ऑफ ए रिवर्सिबल हीट इंजन डिपेंड्स ओनली upon the temperature of the source and the sink and is independent of the nature of the working substances। ये हमारी फर्स्ट थी। सेकंड, in other words all reversible heat engine working between the same two temperature have the same efficiency। इसका क्या मतलब है कि जब हमने ये देखा कि एफिशिएंसी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। जैसे कि दो सोर्स ले लिए मैंने, एक का टेम्परेचर है वो एक सोर्स का टेम्परेचर है T2, सिंक का टेम्परेचर है T1। तो जब कोई भी हीट इंजन है उसकी जो एफिशिएंसी है सिर्फ और सिर्फ हीट रिजर्वायर्स के टेम्परेचर्स पर डिपेंड करी है, सोर्स एंड सिंक के। तो मैं अगर अलग अलग हीट इंजन्स ले लूँ और उनको सेम हीट रिजर्वायर्स के बीच में वर्क करवाऊँ, तो हीट रिजर्वायर्स के टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो उन सभी हीट इंजन्स जो सेम सोर्स और सिंक के बीच में वर्क कर रहे हैं उन सब की एफिशिएंसी भी है वो क्या होगी, सेम होगी। एंड थर्ड, कार्नोट स्टेट में थर्ड पॉइंट है वो क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट the efficiency of a reversible heat engine is maximum for the given temperature। कि जो रिवर्सिबल हीट इंजन कार्नोट ने कंसिडर किया था उसी की जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी है। इससे हाईएस्ट एफिशिएंसी का कोई कंस्ट्रक्ट करना मशीन है वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो टोटल वर्क डन हमने किया वो आइसोथर्मल को कर रहा है और आइसोथर्मल वर्क डन होता है वो मैक्सिमम वर्क डन होता है। इसका मतलब जितना वर्क पॉसिबल था, जितना हीट को वर्क में कन्वर्ट करना पॉसिबल था, उतना मैक्सिमली वो हीट इंजन है वो कन्वर्ट कर चुका है। क्लियर है नाउ। किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी है वो 1 नहीं हो सकती है। मींस इस जैसे कि थर्ड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है थर्मोडायनेमिक्स का, कि कोई भी ऐसी मशीन कंस्ट्रक्ट करना जो हीट कंप्लीटली अब्जॉर्ब जो हीट है उसको कंप्लीटली वर्क डन में कन्वर्ट कर सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एफिशिएंसी मैक्सिमम कब है, एफिशिएंसी 1 होगी तभी तो इसका मतलब वो कम्प्लीटली अब्जॉर्ब हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर रहा है। बट अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन अगर आप देखो कि T2 है डिवाइड में और ऊपर कुछ टर्म है वो T2 से कुछ लेस है, तो ऑलवेज एफिशिएंसी है वो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। एफिशिएंसी 1 कब होगी, एक ही पॉसिबिलिटी पे होगी। आप रिलेशन पे देखो, जब ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जब सेम टर्म हो तब एफिशिएंसी 1 हो सकती है। लेकिन यहाँ पे इस केस में आप देखोगे अगर T1 0 हो जाए, T1 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन हो जाए,
या फिर हम कह सकते हैं सिंक का टेम्परेचर अगर 0 हो तो वहाँ पे T2/T2 यानी कि एफिशिएंसी है वो किसके इक्वल होगी, विल बी इक्वल टू 1/8 T1 है क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो कई बार 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है या कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि जो रिवर्सिबल हीट इंजन है या कार्नोट हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी है वो 1 कब होगी, एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ सिंक। कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें। अब हम यहाँ से कुछ और अदर इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकालते हैं, जैसे कि हमने टोटल वर्क डन है वो निकाला था। टोटल वर्क डन क्या होता है, यहाँ पे देखा था RT2 नेचुरल लॉगरिथम V2/V1। तो ये रिलेशन है ये कहाँ से आई थी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे कि चलो मैं दोबारा टोटल वर्क डन की एक्सप्रेशन जो हमारे बीच में आई थी RT2 नेचुरल लॉगरिथम V2/V1 प्लस में RT1 नेचुरल लॉगरिथम V4/V3, ये रिलेशन हमारी आई थी। तो ये क्या था आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। ये चीज़ अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेशन हमने लगाई थी, फर्स्ट ऑपरेशन में हम डिस्कस देखते हैं, ये देखिए RT2 नेचुरल लॉगरिथम V2/V1। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये किसके इक्वल था रिजल्ट, हीट अब्जॉर्ब्ड के इक्वल। तो यहाँ पे इसकी जगह मैं Q2 वैल्यू पुट कर सकती हूँ हेयर। तो यहाँ टोटल वर्क डन में वी कैन राइट Q2। अब इसकी रिलेशन देखो, ये क्या था आइसोथर्मल कंप्रेशन में। आइसोथर्मल कंप्रेशन में सी हेयर ये क्या था, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम। तो इस एक्सप्रेशन की जगह मैं लिख सकती हूँ Q1। यहाँ से क्या पता चला कि जो टोटल वर्क डन था सिस्टम का, ये Q2 हीट उसने अब्जॉर्ब की, लेट किया T2 सोर्स से। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था सोर्स है, यहाँ पे सोर्स से कोई सब्सटेंस है वो हीट अब्जॉर्ब करेगा, लेट किया Q2 हीट अब्जॉर्ब की, यहाँ उसने कुछ वर्क किया, फिर जो रिमेनिंग पार्ट है वो रिलीज़ कर दिया कहाँ, सिंक को। तो यहाँ आप देखोगे Q2 अब्जॉर्ब है, Q1 रिलीज़ है। तो टोटल वर्क डन है वो क्या है कि एक्चुअल में उसने हीट कितनी अब्जॉर्ब की, Q2 तो इसके पास आ रही है, Q1 जा रही है। तो Q2 माइनस Q1 है वो एक्चुअल में हीट या फिर नेट हीट अब्जॉर्ब्ड है, वही वर्क डन है। अब यही रिलेशन मैं एफिशिएंसी में पुट करती हूँ। एफिशिएंसी क्या था, किसी भी सिस्टम की वर्क डन बाय द सिस्टम डिवाइडेड बाय हीट अब्जॉर्ब्ड। वर्क डन यहाँ पे क्या निकाल लिया मैंने, वर्क डन की 3 वर्क डन को मैं लिख सकती हूँ नेट हीट अब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम डिवाइडेड बाय Q2, ये रिलेशन भी लिख सकती हूँ। और दूसरी कार्नोट साइकिल से निकाल ली कि T2 माइनस एफिशिएंसी है वो सोर्स और सिंक के टेम्परेचर का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सोर्स। तो एफिशिएंसी है उनको मैं इतने तरीक़ों से लिख सकती हूँ, या फिर ये रिलेशन है आपस में कार्नोट इंजन या कार्नोट थ्योरम्स से जो हमारे पास रिजल्ट आते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से हमने कार्नोट साइकिल से जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज या फिर इम्पोर्टेंट रिलेशन हमने ऑब्ज़र्व की है, उस पर कई बार एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल आते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए इसमें एफिशिएंसी है वो यूनिटलेस है, वर्क डन हमेशा जूल में होगा। अगर एसआई यूनिट की बात करें, हीट अब्जॉर्ब या रिलीज जूल में, टेम्परेचर है सोर्स या सिंक का वो किस में होगा, केल्विन में होगा। तो कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं इसमें, जैसे कि फर्स्ट न्यूमेरिकल है, किस तरह से आते हैं प्रैक्टिस करते हैं न्यूमेरिकल्स की। फर्स्ट है कैलकुलेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए स्टीम इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 110 एंड 25 डिग्री सेल्सियस। क्या दिया है पहले तो ये देखिए, और क्या पूछ रखा है, मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है। यानी कि एक तरह से अब हमें ये पता है कि जो हीट इंजन, रिवर्सिबल हीट इंजन हमने पढ़ा है, मैक्सिमम वर्क डन वही कर सकता है। उससे ज़्यादा वर्क डन करने वाला कार्नोट साइकिल या कार्नोट इंजन से अलग कोई इंजन पॉसिबल नहीं है। तो जो वर्क डन मैक्सिमम वही कर रहा है, इसका मतलब एफिशिएंसी भी उसी की है मैक्सिमम। तो जहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी किसी स्टीम इंजन की बात कर रहा है, इसका मतलब वो कार्नोट इंजन ही है एक तरह से। ऑपरेटिंग बिटवीन
दो टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट कर रहा है, एक हाईएस्ट टेम्परेचर, एक लोवेस्ट टेम्परेचर। हाईएस्ट टेम्परेचर किसका होता है? सोर्स का। लोवेस्ट सिंक का। तो हाईएस्ट T2 हमारे पास है, T1 हमारे पास है। तो हमें चीज़ जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। T2 है वो कितना है? 110 सेल्सियस में है। हमें किस में चाहिए? केल्विन में। तो 273 केल्विन आप इसमें ऐड कर दो और टोटल कितना आएगा वो देखो, 383 केल्विन। नेक्स्ट T1 है। T1 कितना गिवन है? 25 डिग्री सेल्सियस और इसमें आप 273 केल्विन ऐड कर दीजिए तो टोटल कितना हो जाएगा? 298 केल्विन। तो हमारे पास T2 आ गया, T1 आ गया। मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछा है तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होगा? T2 माइनस T1 हेयर डिवाइडेड बाय T2। तो हमारे पास T1 भी गिवन है, T2 भी गिवन है। अगर आप वैल्यू पुट करोगे इसके अप्रोक्सीमेटली तो 383 माइनस 298 केल्विन डिवाइडेड बाय 383 केल्विन, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आएगा ये 0.222। अगर आप परसेंट में कन्वर्ट करना चाहो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वी कैन से दैट ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 22.2%। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, इसमें नेक्स्ट क्या गिवन है? व्हाट वुड बी द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन if the boiler temperature is raised to 140 degree Celsius, the temperature of the remaining the same। इसका क्या मतलब है? सिंक रिमेनिंग द सेम ये गिवन है आपका। ये कह रहा है कि अगर बॉयलर टेम्परेचर यानी कि जो हाईएस्ट टेम्परेचर है उसको 140 तक बढ़ा दें और सिंक का टेम्परेचर है वो सेम रहे तो उस टाइम पे एफिशिएंसी है वो क्या होगी। तो अब हमारा जो नया सेकंड केस है, टेम्परेचर T2 है वो क्या हो गया? 140 हो गया है। तो आप 140 में ऐड कर दो 273 ऐड कर दो तो कितना आएगा? 13 केल्विन। सिंक का हमें सेम रखना है तो सिंक का सेम 25 यानी कि 273 ऐड करेंगे तो 298 केल्विन। अब आप एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाओ, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2 तो कितना आएगा? सेम चीज़ पुट करो यहाँ पे 413,298 केल्विन डिवाइडेड बाय 413 और ये आपका अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आएगा 0.278 यानी कि अगर आप परसेंट में कन्वर्ट करना चाहो तो 27.8%। तो ये चेंज आया जब हमने बॉयलर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर दिया। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट जैसे कि एक और एग्जांपल है इस केस में, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू कार्नोट साइकिल वर्किंग बिटवीन 368 केल्विन एंड 288 केल्विन। यानी कि यहाँ पे भी क्या गिवन है? T2 टेम्परेचर गिवन है। जो जो चीज़ गिवन है आप पहले वो लिख लीजिए, उससे आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास क्या क्या है। हाईएस्ट टेम्परेचर है कंफर्म है वो सोर्स का टेम्परेचर है, वो क्या है हमारा? T2। T1 सिंक का लोवेस्ट टेम्परेचर है वो कितना है? 2 हीट रिजर्वायर दिए हैं तो लो वाला 288 केल्विन ये सिंक का टेम्परेचर है। इफ़ द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड इज 895, वर्क डन है मैक्सिमम या टोटल वर्क डन है वो भी गिवन है 895 जूल। पूछ क्या रखा है कि कितनी हीट है वो सप्लाई की गई है, यानी कि कार्नोट ने कितनी हीट अब्जॉर्ब की है। तो अगर आप एफिशिएंसी के फॉर्मूले लिखें वो क्या है? T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2। यहाँ से तो हम अमाउंट नहीं निकाल सकते, लेकिन एक्चुअल में एफिशिएंसी होती क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड या फिर हीट अब्जॉर्ब्ड। तो यहाँ से आप अब्जॉर्ब्ड हीट है वो कितनी थी? कार्नोट में हमारी Q2 थी जो अब्जॉर्ब। तो यहाँ से अब्जॉर्ब्ड हीट अगर हम निकालेंगे तो देखो क्या आएगा इस रिलेशन में। पहले तो आप पुट करो यहाँ पे T2 माइनस T1 368 माइनस 288 डिवाइडेड बाय हेयर यहाँ पे क्या आएगा? 368 T2 का टेम्परेचर और यहाँ वर्क डन है वो कितना आएगा?
895 जूल डिवाइडेड बाय Q2। तो यहाँ से हमें Q2 है वो निकालना है। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली है ये कितना आएगा, रिलेशन Q2 है वो यहाँ से होगा फ्रॉम हेयर, इसको आप इधर ले जाओ, 895 मल्टीप्लाई 368, इसको इधर ले जाओ और डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस है वो अप्रोक्सीमेटली है 80। तो यहाँ पे जो हमारी रिलेशन आएगी इनको कैलकुलेट करके अप्रोक्सीमेटली आएगा 4117 जूल। तो इस तरह से आपसे हो सकता है कार्नोट थ्योरम से अब्जॉर्ब्ड हीट पूछ लिया जाए, या अब्जॉर्ब हीट पता हो, सोर्स और सिंक का टेम्परेचर हो पता हो, तो आपसे हो सकता है कि कितना वर्क डन हो ये पूछ लिया जाए, या फिर वर्क डन आपको गिवन हो, हीट अब्जॉर्ब आपको पता हो, सिंक का टेम्परेचर दिया हो, आपसे सोर्स का टेम्परेचर पूछ ले, या फिर हो सकता है सोर्स का टेम्परेचर आपको गिवन हो, वो टोटल वर्क डन है वो गिवन हो, हीट अब्जॉर्ब गिवन हो, आपसे सिंक का टेम्परेचर पूछ लिया जाए। तो इन चीज़ों में से आपसे कोई भी चीज़ है वो पूछी जा सकती है। अगर बाकी गिवन है तो आप एक अननोन थिंग है वो निकाल सकते हो। नेक्स्ट इस कार्नोट साइकिल एंड कार्नोट थ्योरम का टॉपिक था जो इतना ही था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर एंड कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। थैंक यू।